नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां हैं वो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद चल रही होंगी। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र का अध्याय 4 निर्धनता और उसका हमारा लेक्चर नंबर है 3। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर अपन लोग सांख्यिकी वाली जो किताब है वो भी शुरू कर देंगे। ठीक है, आप लोगों की काफी दिनों से डिमांड है कि सर सांख्यिकी वाली में से भी आप 1-2 चैप्टर कराइए, सांख्यिकी वाली में से भी 1-2 चैप्टर कराइए। उसके शुरुआत के जो 3 चैप्टर हैं जनरली उनमें भी थ्योरी आएगी। फिर जैसे जैसे हम लोग 4th में बढ़ेंगे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे, फिर 5th से अच्छे न्यूमेरिकल आना शुरू हो जाएंगे उस चैप्टर में। वो भी बहुत अच्छी किताब है। वहां पर आपको जो आपकी पुरानी यादें हैं वो ताजा हो जाएंगी। और पुरानी यादें कौन सी ताजा हो जाएंगी? मैथ्स वाली। ठीक है, उसमें आपको काफी कुछ मैथ्स वाला सा काम करना पड़ेगा, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्ट आएगा उसमें। पर चलिए जानते हैं कि आज क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे निर्धनों की पहचान कैसे होती है। जो गरीब है, जो निर्धन है, उसकी पहचान कैसे होगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। निर्धनों की पहचान कैसे होती है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम जब हमारे जीवन में बात करते हैं, हम अनेकों समस्याओं की बात करते हैं। ठीक है, और आप जब भी कोई अपनी समस्या रखते होंगे किसी के सामने, तो आपको बहुत से लोग ऐसे मिलते होंगे जो ये कहते हैं कि आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बनो जो कि समाधान निकालने वाला हो, ऐसा व्यक्ति नहीं जो समस्या निकालने वाला हो। परंतु मेरा सवाल आप लोगों से ये है या उन व्यक्तियों से ये है कि समाधान निकालने के लिए समस्या का पता होना जरूरी है। नो डाउट, ये तो आप मानते हैं ना कि भैया अगर मुझे किसी भी चीज का समाधान अगर निकालना है तो मुझे सबसे पहले जरूरी ये है ना कि समस्या पता होना चाहिए। आप बीमार पड़ते हो, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पहले आपके 2-3 टेस्ट करवाओ। भाई खून का टेस्ट करवाओ, यूरिन का टेस्ट कराओ, पेट में परेशानी, सोनोग्राफी कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, अलग अलग। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो समस्या जान रहा है कि एक्चुअल में इसको समस्या है क्या, और जब जो समस्या है फिर उस समस्या के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। तो समाधान पे अगर हमें पहुंचना है तो पहले हमें समस्या को जानना होगा। उस समस्या को जानने के बाद ही हम लोग क्या है, समाधान पे पहुंच सकते हैं, हम लोग सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से हमें यहां पर भी बात करनी है। यहां पे बोला निर्धनों की पहचान कैसे हो। अब आप देखते हैं कि भारत में सरकारें अलग अलग गरीबों के लिए क्या है, कार्यक्रम चलाती है कि गरीबी को इस प्रकार से हटाएंगे, गरीबी को मुफ्त में, गरीबों को मुफ्त में राशन बांटा जाएगा, गरीबों के लिए सरकार ने ये सेवाएं चालू करी, गरीबों को सरकार इस प्रकार से लाभान्वित करेगी, सरकार इस प्रकार से फायदा पहुंचाएगी। अनेकों प्रकार की जो योजना है उनके बारे में हम लोग सुनते हैं। ये सारी की सारी योजनाएं क्या है? समाधान है। ये सारी की सारी योजना है, ये समाधान है। और ये समाधान क्यों आ पाए हैं? क्योंकि एक्चुअल में हमें पहले क्या जानना है, हमें समस्या को जानना है। और समस्या हमारी क्या है? गरीबी है। और गरीबी किसके पास है? गरीब के पास है। तो सबसे पहला चैलेंज तो हमारे लिए ये है कि हम गरीब को पहचाने। जब हम गरीब को पहचानेंगे, गरीब किसको कह रहे हैं, ये मापदंड जब हम लोग तय कर लेंगे, जब गरीब की पहचान हो जाएगी तो उस गरीब को हम उसका स्तर सुधारने में मदद करेंगे। सरकार अनेकों योजनाएं उसके लिए बनाएगी। उसको गरीबी से पहले मध्यम वर्ग में लेकर के आएगी, मध्यम से फिर उच्च मध्यम वर्ग में लेकर के आएगी, फिर धनी वर्ग में उसको धीरे धीरे सरकार पहुंचाने का काम करेगी। और गरीबी पर आपको पता है अलग अलग नारे दिए गए हैं। ठीक है, 1971 में भी जब चुनाव हुए थे तो माननीय इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। ठीक है, तो गरीबी पे हमेशा से बात होती रही। गरीबी को दूर करने के लिए सभी सरकारों ने, चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी दल की सरकार आई हो, उन्होंने ऐसे अनेक कार्यक्रम चलाए हैं जिनसे क्या हो, इन गरीबों का भला हो सके, ये गरीब उस गरीब रेखा को पार कर सके। वापस बोल रहा हूं, उस गरीब रेखा को पार कर सके। तो सवाल ये भी उठता है कि गरीब रेखा है क्या? ये गरीबी रेखा क्या है? ये पॉवर्टी लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पॉवर्टी लाइन है क्या? इस पॉवर्टी लाइन को हमें जानना होगा। इस पॉवर्टी लाइन को एक मापदंड हमें तय करना पड़ेगा कि अगर ये व्यक्ति इतना है तो इससे अगर वो ऊपर है तो वो अमीर होंगे, वो धनी होंगे, और इसके नीचे होंगे तो वो गरीब कहलाएंगे। तो हमें पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ना है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक निर्धन रेखा लेते हैं तो पूर्णतः है गरीब, पूर्णतः निर्धन, फिर बहुत कम निर्धन, फिर थोड़ा सा मध्यम जो वर्ग है वो उच्च मध्यम वर्ग, फिर धनी, इस प्रकार से आ जाते हैं। तो यह हम लोगों ने गरीबी रेखा के बारे में पढ़ा था, निर्धनता रेखा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। परंतु ये जो निर्धनता रेखा खींची गई कि ये बिल्कुल गरीब है, ये गरीब है, ये थोड़ा सा कम गरीब है, मध्यम उच्च मध्यम वर्ग, ये आधार क्या रखा गया था, इन आधारों के बारे में हमें पढ़ना होगा। पर सब कुछ डिजाइन करने से पहले हमें पहचानना होगा कि एक्चुअल में गरीब है कौन।
हमें पहचानना होगा कि उसकी गरीबी का कारण क्या है, उसकी गरीबी के कारण को पहचान। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक किसी अर्थशास्त्री ने बहुत अच्छा कहा कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, ठीक है, पॉवर्टी ही पॉवर्टी को पैदा करेगी। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल आज एक परिवार है, वो गरीब है, उस परिवार में 8 लोग हैं, अब 8 लोग हैं, उनकी शादियां हुई, फिर वो वापस 64 हो गए। तो अब आप इनकी गरीब, भाई इनके पास थोड़ा अच्छा खासा पैसा है, सब कुछ, पर फिर भी गरीब है। क्यों? जनसंख्या का, जनसंख्या का। दूसरी तरफ मैंने एक परिवार ऐसा देखा, मैंने नहीं देखा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। ऐसे 4 लोग हैं, वो ज्यादा बड़ा परिवार नहीं, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, ठीक है, पर यहां पर ये गरीब क्यों है? क्योंकि इनको बीमारियां हैं। तो कारण है, हमें एक्चुअल में कारण तो पता चले, ट्रीटमेंट तभी तो देंगे। फिर जब हम लोगों ने फिर एक तरफ देखा कि भैया ये जितने भी गरीब है, उनमें से ज्यादा जो गरीब है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो ज्यादा गरीब है। हमने देखा है इन गरीबों में भी जो ज्यादा बुरी स्थिति है वो महिलाओं की ज्यादा बुरी स्थिति है। तो हमें क्या है एक्चुअल में, जो बेस है जहां पर हमें वार करना है ना, वो वार करने वाली जगह में पता चल रहा है कि यहां पर हमें अटैक करना होगा, ये समस्या को यहां से खत्म करना होगा। जहां पर जिनको बीमारी वाली समस्या की, यार इनको बीमारियां क्यों हो रही? क्योंकि अच्छा घर नहीं मिल पा रहा, अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा, अच्छा खाने को सामान नहीं मिल पा रहा, तो उनको वो चीज सरकार प्रोवाइड कराएगी। यहां पर सामाजिक परेशानियों के कारण, जैसे कि मान लीजिए जाति के कारण, लिंग के कारण गरीबी है, तो सामाजिक जो विषमता है उनको दूर करने का काम सरकार करेगी। तो सबसे मुख्य और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, वो सबसे पहली बात ये होती है कि हम गरीबों की पहचान करें, गरीब की पहचान करें कि एक्चुअल में गरीब है कौन, और फिर उस गरीब को उस गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आया जाए। वो गरीबी रेखा कैसे निर्धारित होगी वो भी जानेंगे, और उस गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आया जाए, उनके जीवन स्तर को सुधारा जाए। और मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप में कह देता हूं कि मेरी नजर में ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं होता जिसके पास रोटी कपड़ा मकान हो। सरकार मानती है कि मूलभूत आवश्यकताएं, अगर किसी भी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं, बेसिक जो नेसेसिटीज की जरूरत है, वो अगर पूरी हो जाती है तो वो व्यक्ति गरीब में नहीं है, वो पॉवर्टी लाइन पर नहीं आएगा, वो पुअर नहीं माना जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या है, सब हमारी इच्छा है, एक बेहतर सा घर होना चाहिए। अब घर में एक कमरा, लेट बाथ, किचन है, बहुत बढ़िया, मजे करो, है तो सही ना। बहुत से तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास छत नहीं है, आपके पास कैसा भी कपड़ा हो, 2 ड्रेस हो, 2 ड्रेस को आप रोज चेंज कर पहन के बढ़िया खुश रहो, है तो सही ना। आपको 2 वक्त का खाना बिल्कुल अच्छे से भरपूर खाना मिल रहा है, खुश रहो, मस्त रहो। फिर एक बेहतर सा मेरा सपनों का घर होना चाहिए, ऐसा वैसा, ये तो फिर वो हमारी सब इच्छा है, वहां तक पहुंचे, मेहनत के दौरान पहुंच सकते हैं, पर एक ये लेवल अगर मिल जाता है तो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन आ जाती है। यदि भारत की निर्धनता की समस्या का समाधान करना है तो उसे निर्धनता के कारणों का उन्मूलन करने के लिए व्यवहारिक और धारणीय रणनीतियां बनानी होगी। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने कि अगर भारत को अपनी निर्धनता का, अगर भारत को अपनी गरीबी का दूर करना है, उस समस्या का समाधान करना, उस समस्या को दूर करना है, तो भारत को क्या करना होगा? निर्धनता के कारणों का उन्मूलन करने के लिए, उन्मूलन मतलब उनको हटाने के लिए, उन जो कारण भारत के लोगों को गरीब बना रहे हैं, उन कारणों को हटाने के लिए सरकार को व्यवहारिक और धारणीय रणनीतियां बनानी होगी। व्यवहारिक और धारणीय रणनीतियों का मतलब क्या हो? ऐसी रणनीतियां जो सच में व्यवहारिक हो, सच में उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लागू करा जा सके, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर नहीं रह जाए। ऐसी रणनीतियां हो जो सच में लोगों तक वो रणनीतियों का लाभ पहुंचे, ऐसी नीतियां हो जो लोगों को लाभान्वित करे, और ऐसी नीतियां हो जो आगे तक चलती जाए और सच में जमीनी स्तर पर जाकर करके लोगों को फायदा दे, ऐसी नीतियां बनानी होगी। तथा निर्धन जन समुदाय को उनकी दारुण दशा से उबारने के लिए उपयुक्त योजनाएं बनानी होगी। और जो ये निर्धन जन समुदाय है, जो गरीब जनता है, उसको इस दारुण दशा से, दारुण दशा का मतलब क्या है? जो बहुत बेकार दशा है, उस दशा से उबारने के लिए क्या करना होगा? उपयुक्त जो बेहतर योजनाएं होती है, जो सही योजनाएं होती है, वो योजनाएं बनानी होगी। परंतु मैं फिर से पूछता हूं, इन योजनाओं को बनाने के लिए पहले आपको समस्या का पता करना होगा कि एक्चुअल में समस्या है क्या, और समस्या क्या है? गरीबी है, तो गरीबी कौन गरीब है, तो ये गरीब है कौन और ये कैसे है, ये जानना जरूरी है। किंतु इस प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार को निर्धनों की पहचान करने योग्य होना होगा। सबसे पहले जरूरी यह है कि आपको निर्धनों की पहचान करना जरूरी है। देखिए, एक बात मैं बताता हूं कि एक्चुअल में क्या है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बहुत से लोगों को लगता है कि जितने टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, काफ़ी ज़्यादा का जो टीचर्स होते हैं वो सरकारों की बुराई करते हैं। मनीष सर सरकारों की बहुत तारीफ करते हैं, मैं करता हूँ, खुलेआम करता हूँ,
मैं कहता हूं कि 70 से 75 साल आज़ादी के बाद भारत में चाहे किसी भी दल, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार आई हो, उन्होंने जितना काम किया है वो बेहतर काम किया है, बहुत काम किया है। बट एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर सरकार 2 करोड़ लोगों को गरीबी के चक्कर से बाहर निकाल रही है तो 2 करोड़ लोग तो आराम से भारत में पैदा हो जाते हैं, तो फिर वो वापस गरीबी रेखा में आ जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस गरीबी रेखा को पार कर चुके हैं, परंतु सस्ते में गेहूं खरीदने के लिए, सस्ते में सरकार की योजनाओं का फायदा लेने के लिए अभी भी खुद को क्या है, गरीब ही दर्शा रहे कि हम तो गरीब ही हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सरकारों ने काम नहीं करा, सरकारों ने काम करा। तो सबसे पहले जरूरी है कि सरकार आइडेंटिफाई करे कि एक्चुअल में गरीब कौन है, सच में ऐसे। और बहुत सा तो ऐसा होता है जिनके मतलब है ना, जो मर गए उनके नाम पर भी राशन आ रहा है, उनके नाम पर भी सब कुछ चलता जा रहा है, तो वो गलत है ना। तो एक्चुअल में पहले पता तो करें कि कितने गरीब है, कौन कौन गरीब है, और उन गरीबी का कारण क्या है। जैसे मैंने बताया, सामाजिक भेदभाव उनकी गरीबी का कारण है, बीमारी उनकी गरीबी का कारण है, ज़्यादा परिवार में सदस्य होना उनका गरीबी का कारण है, उनको रोजगार ना मिल पाना गरीबी का कारण है। गरीबी के कारण हमें पता करना होगा और फिर उन कारणों को दूर करना होगा, उन कारणों को हमें सही करना होगा। ओके, तो सबसे पहले सरकार को इस योग्य होने होगा कि वो निर्धनों की पहचान कर सके, पता लगा सके निर्धन है एक्चुअल में है कौन। इसके लिए निर्धनता और उसके कारकों को मापने का एक उपयुक्त स्केल बनाना होगा और उसके लिए कसौटियों और विधियों का बहुत ध्यानपूर्वक चयन करना होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप पहचान करने जाओगे तो निर्धनता और उसके जो कारकों का मापने का एक उपयुक्त स्केल बनाना होगा और उसके लिए कसौटियों व विधियों का बहुत ध्यानपूर्वक चयन करना होगा। देखिए, अब यहाँ तक बात क्लियर कि सरकार मापेगी, क्लियर करेगी। अब निर्धनता को मापने के लिए एक उपयुक्त स्केल बना होगा। स्केल का मतलब क्या है, यहाँ क्या होगा स्केल का मतलब? जैसे हम लोगों ने कहा कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये मार्कर रखता हूँ, ये मेरी पॉवर्टी लाइन है। पॉवर्टी लाइन के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि भाई इतना मैंने डिसाइड कर दिया। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति दिन के 100 रुपए कमाता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कितना कितना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मान लीजिए मैं दिन के कहता हूं जो व्यक्ति दिन के 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति ऊपर होगा, 100 से कम कमाने वाला नीचे होगा। तो एक आपको एक उपयुक्त स्केल बनानी होगी, मतलब एक आपको ऐसा मापदंड तय करना होगा जिसके तहत आप कह सको कि नहीं नहीं भैया ये गरीब है और ये अमीर है। जैसे मान लो कि मैं आपकी क्लास को पढ़ा रहा हूं 11th को, मैंने एक दिन टेस्ट लिया, मैंने ये कहा कि जिन भी बच्चों के 45 से ऊपर नंबर आए बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, गजब के नंबर। 35 से 45 के बीच में आए वो ठीक है, ठीक चल जाएगा। 20 से 35 के बीच में आए हैं उनको तो मेहनत करनी चाहिए, और जो 18 से नीचे या 20 से नीचे हैं वो सारे के सारे फेल हैं। वो सारे मतलब क्या कहा कि 20 से अगर ऊपर आए तो ही आप पास होगे। अब 20 से 35 के बीच में पास हो गए, पर ठीक है मेहनत करो अभी भी। 35 से 45 आए बेटा, थोड़ा सा और जोर लगाओ, और जिनके 45 से 50 के बीच में आए, हाँ वो बहुत बढ़िया। एक मापदंड तय कर दिया ना, 20 से नीचे वाले सारे के सारे फेल। जैसे आपके होता है 100 में से 33 लिया है ना जरूरी है, 100 में से 36 लाना जरूरी, उसी प्रकार से यहाँ पे एक स्केल बनाना होगा। कुछ कसौटियां और कुछ विधियां ध्यानपूर्वक आपको चुननी होगी। विधियां मतलब कुछ ऐसे मेथड ध्यानपूर्वक चुनने होंगे जिनसे कि आप क्या है पता लगा सको कि भैया ये गरीब है और ये अमीर। स्वतंत्रता पूर्व भारत में सबसे पहले दादा भाई नेहरू ने निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया। देखिए, अब स्वतंत्रता पूर्व आजादी से पहले सबसे पहले किसने? दादा भाई नेहरू जी ने निर्धनता रेखा। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि जो राष्ट्रीय आय है, जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम भी सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी ने ही पता लगाई थी। और यहां पे आज निर्धनता रेखा कि पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड होनी चाहिए वो भी सबसे पहले किसने पता लगाया? दादा भाई नेहरू जी ने पता लगाया। दादा भाई नेहरू जी का अर्थशास्त्र में और भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में एक गजब का योगदान दादा भाई नेहरू जी का रहा। दादा भाई नेहरू जी ने एक ऐसी किताब लिखी जिसमें वो बताते हैं कि ये ब्रिटिशर्स है ना, ब्रिटिशर्स भारत का सारा धन दौलत बहा करके कहाँ ले जा रहे हैं? इंग्लैंड ले जा रहे हैं, यूरोप लेकर के जा रहे हैं। तो ऐसे ग्रेट मैन को हमारा बारंबार सलाम है, बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। तो निर्धनता रेखा का सबसे पहले पता किसने लगाया? दादा भाई नेहरू जी ने पता लगाया। उन्होंने जेल में कैदियों को दिए जा रहे भोजन का बाजार कीमतों पर मूल्यांकन कर जेल की निर्वाह लागत का आकलन किया था, किंतु बंदी गृहों में तो प्राय वयस्क व्यक्ति ही होते हैं, जबकि वास्तविक समाज में बच्चे भी सम्मिलित। अब इन्होंने है ना
निर्धनता रेखा का किस तरीके से पता लगाया, वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए इन्होंने क्या करा, जेल जो होती है, ठीक है, जेल में जो कैदी होते हैं, ठीक है, जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो जेल में डाल देती है, ठीक है, फिर कोर्ट सजा सुनाता है, वो जेल में रहते हैं। जेल में लोगों को जो खाना दिया जाता है वो इतना दिया जाता है कि वो जीवित रह सके, ठीक है ना, मतलब उनका जीवन चलता रहे बस, बाकी से ज्यादा ऐसा तो है नहीं। वहां पर कोई कैदी बोले सर आज तो यार बर्गर मंगवा लो सर बाहर से, आज तो सर पिज्जा मंगवा लीजिए, बहुत बढ़िया चीज आ रही है सर पिज्जा, यार सर आज तो कोई बढ़िया से फल फ्रूट मंगवाओ यार सर, क्या आज तो आपका जन्मदिन है, पार्टी वार्टी दो, ऐसा तो होगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ उनको इतना दिया जा रहा है कि उनका जीवन चलता रहे। अब मतलब हम कह सकते हैं कि समाज में सबसे अगर कम खाना किसी को या इतना ही खाना मिल रहा है जीवन चलने के लिए तो वो जेल के कैदियों को मिल रहा है। तो जेल के कैदियों को जो भोजन मिल रहा है उसकी बाजार कीमत पता लगाई दादा भाई नेहरू जी ने, भाई ये खाना अगर मैं बाजार में लेने जाता हूं तो कितना मिलता है, कितने में मिलता है, तो पता लगा भाई इतने में मिलता है। तो बोला हाँ ये ठीक है, बस यही क्या है। अगर जैसे मान लो उस समय वो प्लेट 1 रुपए में मिल रही होगी तो दादा भाई नेहरू जी ने बोला वो 1 रुपए से नीचे जो लोग कमा रहे हैं दिन का वो गरीब है, और 1 से ज्यादा जो कमा रहे हैं वो अमीर है। ये जेल की निर्वाह लागत, जेल की निर्वाह लागत, निर्वाह मतलब जीवन चलता रहे, निर्वाह जीवन चल रहा आपका, रुका नहीं है, आप इतना दे रहे हैं कि आप जीते रहो, तो उतनी लागत का उन्होंने आकलन किया। परंतु यहाँ पर जेल में तो जो भी होता है वो वयस्क होता है, मतलब 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं, 21 साल से ऊपर के लोग होते हैं। बच्चों को तो जेलों में लेकर के नहीं जाया जाता, बच्चों को बोला नहीं बच्चों को जेल में नहीं डालना, उनको सुधार गृह में डालेंगे जहाँ पर उनका जो मानसिक विकास करे, उनको और अच्छी शिक्षा देकर के समाज में बेहतर व्यक्ति उनको बनाया जाए। पर वास्तविक समाज में तो बच्चे भी सम्मिलित हैं। जब दादा भाई नेहरू जी को यह बात बोली गई कि भैया आपने तो क्या करा है दादाजी, आपने तो सिर्फ जेल के व्यक्तियों का काउंट कर लिया है, पर रियल समाज में तो बच्चे भी हैं। दादा भाई नेहरू जी ने बोला बिल्कुल सही बात है। तो फिर दादा भाई नेहरू जी अब एक पूरी मैथ्स की कैलकुलेशन बताएंगे, उसको अपन लोगों को समझना है। अतः इस जेल निर्वाह लागत में कुछ परिवर्तन कर उन्होंने निर्धनता रेखा तक पहुंचने का प्रयास करा। अब पहले जब उन्होंने निर्धनता रेखा बताई तो उन्होंने किस हिसाब से बता दिया, जेल निर्वाह लागत के हिसाब से बता दिया कि जेल में इतना जो खाना मिलता है उसकी बाजार में इतनी कीमत है, तो ये निर्धनता रेखा पर आ जाएगी। परंतु जब उसमें पता चला कि यार रियल समाज में तो बच्चे भी हैं, तो बच्चों का भी काउंट करना जरूरी है, तो उन्होंने कुछ सुधार करा, कुछ परिवर्तन कर करके कुछ ऐसा लेकर के आएंगे जो निर्धनता रेखा तक उनको पहुंचाएगी। इसके लिए उन्होंने ये माना कि कुल जनसंख्या में 1/3 संख्या बच्चों की होती है, जिनमें से आधे बच्चों का उपभोग बहुत कम होता है, शेष आधे का भोजन भी वयस्क से भी आधा होता है। देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक बार आप छोड़ दीजिए, अपन आ जाते हैं आगे। एक चीज इसको समझा देता हूं, पहले मैं आपको पूरा ओवरऑल, जैसा कि भैया टोटल है ना, टोटल जेल में आपको 1 प्लेट दी जा रही है। क्या दी जा रही है? 1 प्लेट दी जा रही है। दादा भाई नेहरू जी का मानना है कि जो पूरा समाज है, जो पूरा समाज है, इस पूरे समाज में 1/3 ही कौन है? बच्चे हैं, मतलब चिल्ड्रन जो है वो कितने, चाइल्ड जो है 1/3 है, और बाकी जो 2/3 है वो क्या है? एडल्ट है या वयस्क है। मतलब मान लो कि अगर पूरे समाज में 3 ही लोग रहते हैं तो उन 3 में से 1 बच्चा है और 3 में से 2 जो है वो वयस्क हैं, और जब अपन इनको ऐड करते हैं 1/3 प्लस 2/3 तो अपन 3 1 प्लस 2 3/3 ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। ओके, तो दादा भाई नेहरू जी का मानना है कि 1/3 पूरे समाज में बच्चे हैं और 2/3 वयस्क हैं। इस 1/3 में से आधे बच्चे ऐसे हैं, अब इस 1/3 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 1/3। जैसे अगर मुझे कोई बोले कि भैया 50 का आप आधा निकालो, कोई मुझे ये कहे कि 50 का आधा निकालो, तो मैं 50 और ये आधा गुणा कर दिया तो कितना है? 25। अब ऐसे में यहां पर भी कर दूंगा, तो 1/3 का आधा बोला तो आधा मैंने 1 गुणा कर दिया, ऊपर वाले से गुणा 1 एकम 1 3 दूनी 6 तो 1/6। तो दादा भाई नेहरू जी ने बोला कि 1/6 बच्चे तो ऐसे होंगे जो क्या है कि कुछ खाते नहीं है, जो माँ का दूध पी रहे हैं और बहुत ही ना के बराबर खा रहे हैं, तो अपन उनको तो क्या मान लेते हैं? 0। बाकी जो 1/6 बच्चे, देखिए 1/6 तो कुछ ही नहीं खा रहे, और 1/6 देखो मैं आपको यहां पे दर्शाता हूं कि 1/6 तो 0 और फिर 1/6 आधा। और इन्होंने क्या बोला कि 1/6 क्या खा रहे होंगे? आधा खा रहे होंगे। किसका आधा? यहां पर जो प्लेट मिल रही थी उस प्लेट का आधा। मतलब अगर वहां पर 4 चपाती मिलती होगी तो 1/6 बच्चे ऐसे हैं जो 2 चपाती खाते होंगे, वहां पर 2 चपाती मिलती होगी तो 1 खाते होंगे। ओके, क्लियर? मतलब दादा भाई नेहरू जी ने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि पूरी जो जेल की है वो 1 प्लेट मिल रही है,
पूरे समाज में टोटल जितनी जनसंख्या है उसमें 1/3 बच्चे हैं। उन 1/3 में से भी आधे बच्चे ऐसे हैं जो तो कुछ खाते ही नहीं है, और आधे जो हैं उस प्लेट का आधा खाते हैं, हाफ ऑफ द प्लेट। ओके, जितना आप और मैं खाते हैं मतलब उतना कोई 3-4 साल का बच्चा, 5-7 साल का बच्चा तो नहीं खाता, कम ही खाता है। और फिर दादा भाई नेहरू ने ये माना ये 2/3 है, ये तो भैया पूरी की पूरी एक प्लेट खाते ही है, ये तो कैलकुलेशन है। तो अब दादा भाई नेहरू ने एडिशन करा, 1/6 गुणा 0 प्लस 1/6 ये और प्लस 2/3। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 0 से कभी भी गुणा करने पे 0 ही आएगा, ये अपना आ जाएगा बढ़िया 1/12 और ये अपना आ जाएगा 2/3। तो 0 तो 0 रहने दीजिए। अब मैं क्या करता हूं कि 12 और 3 का क्या कर लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम आप लोगों को लेना ही आता होगा, तो ऐसे 3/12। ओके, तो हम लोगों को क्या करना होगा, बिल्कुल इसको क्लियर करना होगा। तो 3/12। अब देखिए 3/12 में आप भाग देना शुरू करिए। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए कि इनको प्राइम नंबरों से ही भाग दिया जाता है, ठीक है। और प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जो खुद की टेबल से और एक के पहाड़े से और खुद के पहाड़े से विभाजित होते हो। ये सब आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा निखिल सर से, ठीक है। तो अब 2 के से मैं देता हूं तो 3 तो जाएगा नहीं, 2 छंग 12, फिर 2 से दिया तो 3 और 3, अब 3 भी ऐसा ही है तो 1 और 1 ये आ गया, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो मेरा एलसीएम कितना आया बच्चों, 12। एलसीएम कितना आया, 12। अब 12 को 12 से भाग दिया 1 और 1 को 1 से कर दिया गुणा, प्लस 3 को 12 में भाग दिया तो मेरा आंसर आता है 4। 4 को ऊपर वाले से गुणा कर दूंगा 8, तो 1 गुणा 1 प्लस 4 दूनी 8 और ये 12। तो मेरा कितना आता है, 9/12 आता है। इसको सबसे छोटे पे लेकर के जाते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3/4। ओके, तो उस प्लेट का जो 3/4 है वो आपकी निर्धनता रेखा आ जाएगी कि अगर आपको उस प्लेट का 3/4 हिस्सा आपको मिलता है तो आप गरीब नहीं हैं, और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप गरीब कहलाएंगे। ये पूरा कैलकुलेशन है बच्चों। और अगर एक्चुअल में ये इतनी आसानी से आपको नहीं समझ में आएगा, अब अपन उस पर चलते हैं। अब ये तो मैंने आपको बहुत आसान ईजी तरीके से बता दिया, परंतु जब आप इसको पढ़ोगे, रीड करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए तो फिर जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए कहता हूं अच्छे से लेक्चर देखा करो। इसके लिए उन्होंने ये माना कि कुल जनसंख्या में 1/3 संख्या किसकी होगी, बच्चों की होगी। मैंने ये बात बोला, पर टोटल जो जनसंख्या है उसमें 1/3 इनकी होगी और 2/3 किसकी हो गई, जो बाकी वयस्क है उनकी हो जाएगी। जिनमें से आधे बच्चों का उपभोग बहुत कम होता होगा, तो इनमें से भी जो आधे उनका उपभोग बहुत कम होता है उसको मैं 0 मान लेता हूं, और शेष आधे का भोजन भी वयस्कों से आधा होगा। और जो शेष अब आधे रह गए, ये पूरी एक प्लेट खा रहे हैं तो ये उस एक प्लेट का आधा खा रहे होंगे, यही बात यहां पर कही गई। तो वही वाली इक्वेशन जो है, समीकरण वही बैठते अपन ने जो भी आगे पढ़े। तो इन्होंने लिखा 1/6 0। ये कौन है, ये टोटल बच्चों के आधे वो बच्चे हैं जो बिल्कुल ना के बराबर खाते हैं। ये आधे बच्चे वो हैं जो क्या कर रहे हैं, जो वयस्क है उनका आधा खाते हैं, ठीक है। और ये जो वयस्क है वो पूरी एक प्लेट खा रहे हैं वो। फिर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1/12 2/3 आएगा, फिर 1 + 9 1 + 8, ये वाला देखो बच्चों, 1 + 8/12, पूरी मैथ सिखा रहा हूं, /12 9/12। इसको कैंसिल करोगे तो 3/4। जनसंख्या के इन 3 खंडों के उपभोग के भारित औसत को औसत निर्धनता रेखा का मान माना गया है, ठीक है। तो इसको क्या मान लिया, औसत निर्धनता रेखा। क्या भैया, इससे ऊपर हो तो आप अमीर हो और इससे नीचे हो तो आप गरीब हो। जेल के वयस्कों की निर्वाह लागत का 3/4 अंश था। मतलब जेल में जो वयस्कों को खाना दिया जा रहा है, मान लीजिए कि उस प्लेट की जो कीमत है, मान लेते हैं आज के समय, मान लो उस प्लेट की जो कीमत है 50 रुपए। अगर आप मार्केट में वो प्लेट खाते हैं तो उसकी कीमत 50 रुपए। अब इस 50 रुपए का मतलब मैं कह देता हूं 3/4 करेंगे हम, तो मैं कहता हूं ये 12.5, ठीक है, 12.5 और इसको 37.5। मतलब अगर आप दिन के 37.5 37 रुपए कमाते हैं तो आप गरीब नहीं कहलाएंगे। तो आप क्या है, गरीब नहीं कहलाएंगे। ओके, 3/4। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा क्लियर होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये जो समीकरण है वो समझ में आया या नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में निर्धन जनानुपात के आकलन के कई प्रयास हुए। अब ये तो स्वतंत्रता से पूर्व, आजादी से पहले दादा भाई नेहरू जी ने मापने की कोशिश करी थी। अब जब भारत आजाद हो गया तो आजादी के बाद निर्धन जनानुपात, जो निर्धन जनता का अनुपात है, जो रेशियो है, उसका आकलन, उसको मेजर करने के काफी प्रयास हुए हैं, करे गए हैं।
योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा है, जिसे हम आप लोग क्या कहते हैं, नीति आयोग भी कहते हैं। आज आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ के जा रहा हूं, मुझे बताइएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। अपन लोग पहले चर्चा कर चुके हैं इस पे। नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो योजना आयोग ने इस कार्य के लिए 1962 में एक अध्ययन दल का गठन किया। एक अध्ययन दल मतलब जो स्टडी करेगा, एक ऐसा ग्रुप बनाया जो कि पॉवर्टी लाइन पर, निर्धनता रेखा पर स्टडी करेगा कि निर्धनता, कौन निर्धन होगा कौन नहीं, उस पर स्टडी करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया। वर्ष 1979 में एक अन्य दल, प्रभावी उपभोग, मांग और न्यूनतम आवश्यकता अनुमानन कार्यबल गठित हुआ, ठीक है। फिर वो एक बल गठित कर दिया जाता है। एक विशेषज्ञ दल का गठन इसी कार्य के लिए 1989 और 2005 में भी किया गया। मतलब समय समय पर अलग अलग गठन दलों का गठन हुआ है। योजना आयोग के अतिरिक्त अनेक अर्थशास्त्रियों ने व्यक्तिगत रूप से भी ऐसी ही प्रक्रियाओं के प्रयास किए हैं। अब योजना आयोग के अलावा जो खुद इंडिविजुअल, जैसे जो अर्थशास्त्री है जिन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी हो, इकोनॉमिक्स के ऊपर किताबें लिख रखी हो, उन्होंने खुद ने भी अपनी तरफ से प्रयास करे हैं, अलग अलग ने करे। ओके, निर्धनता को परिभाषित करने की दृष्टि से हम जनसंख्या को दो वर्गों में बांट सकते हैं, निर्धन और गैर निर्धन, ठीक है। तो अब निर्धनता को हमें परिभाषित अगर करना है तो इस दृष्टि से हम जनसंख्या को क्या दो वर्गों में, दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग निर्धन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, गैर निर्धन हो जाएगा। तो मैंने ये आपको लाइन बनवा रखी है लास्ट वाले लेक्चर में कि निर्धन, जिसमें पूर्णतः निर्धन आएगा, फिर बहुत ज़्यादा निर्धन है वो आएंगे, फिर निर्धन आएगा, ठीक है, फिर मध्यम वर्ग का व्यक्ति आएगा, फिर उच्च मध्यम वर्ग का व्यक्ति आएगा, ठीक है, फिर जैसे जो धनी है वो आएगा, फिर बहुलखपति और बहु करोड़पति आएगा। तो ये क्या है, ये बीच में एक रेखा है, ये लाइन है बच्चों। इससे पहले ये मापदंड तय कर दिया गया कि इससे पहले वाले जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है और इसके आगे वाले अमीर की लाइन में बढ़ते जाते हैं। तो हम यहाँ तक वाले जो लोग हैं, इन वाले लोगों को क्या कहते हैं, हम निर्धन कहते हैं। और उधर इस लाइन के पार जितने भी है, जिसमें मध्यम उच्च वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, धनी, बहुलखपति और बहु करोड़पति जो लोग हैं वो गैर निर्धन में आ जाते हैं, मतलब नॉन पुअर में आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं निर्धनता का वर्गीकरण। ये जो गरीबी है, ये जो पॉवर्टी, इसका क्लासिफिकेशन तो होना चाहिए, वर्गीकरण तो होना चाहिए। अभी देखते हैं अपने लास्ट में क्या पढ़ा, निर्धन और गैर निर्धन। तो हमने जनसंख्या जो है उसको दो भागों में बांट दिया, गरीब और जो गरीब नहीं है, ठीक है, निर्धन और गैर निर्धन, दो भागों में बांट दिया। अब हम यहाँ निर्धनता का, पॉवर्टी का क्लासिफिकेशन करेंगे। निर्धनता के वर्गीकरण की भी कई विधियां हैं। अब देखो, निर्धनता को वर्गीकरण करने की, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, क्लासिफाइड, क्लास में अलग अलग बांट देना, ठीक है। ये ऐसा अलग, ये ऐसा अलग, ये ऐसा। जैसे आप लोग भी स्कूल जाते होंगे तो आपको क्लास में, आप 11th में हो, फिर कुछ बच्चे 12th में, कुछ 10th में, आपको क्लास में अलग अलग बांट दिया। जब ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है, जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं एक क्लास में, तो उनको सेक्शंस में बांट दिया जाता है। क्लास 11th आर्ट्स सेक्शन ए, क्लास 11th आर्ट्स सेक्शन बी, ऐसे। तो ऐसे हम लोगों ने क्या करा, जो निर्धनता है, पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको भी वर्गीकरण करा, वर्गों में बांट दिया, अलग अलग सेक्शंस में हमने उसे बांट दिया। उसकी भी कई विधियां, कई तरीकों से बांट सकते हैं। वर्गीकरण करने के भी क्या है, कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक विधि के अनुसार तो हम सदा निर्धन और सामान्यतः निर्धन व्यक्तियों में ही भी भेद कर सकते हैं। देखिए, एक विधि के अनुसार तो हम सदा, जो निर्धन है, जो सदा निर्धन है, बहुत ध्यान दीजिएगा, सदा ही निर्धन है, हमेशा बेचारे गरीब ही रहते हैं, उनके बाप दादा भी गरीब थे, वो भी गरीब है, और आने वाली पीढ़ियां भी उनकी गरीबी में निकल जाएगी, ऐसा लगता है। और सामान्यतः निर्धन, तो सबसे पहला तो अगर आप पहली विधि, पहला मेथड अगर आप बात करो तो अपन उसमें भी, निर्धनता में भी दो भाग बांट लेंगे। एक सदा निर्धन, जिसे मैं कह सकता हूं कि जो हमेशा निर्धन रहते हैं, जो हमेशा क्या रहते हैं, निर्धन रहते हैं। और दूसरा हमने क्या कहा, सामान्यतः निर्धन, जो सामान्य है, कभी कभार ऐसा समय आता है कि वो गरीब हो जाते हैं। ये तो सदा निर्धन है, ये तो हमेशा ही निर्धन है बेचारे। और वो सामान्य थे, कभी कभार मान लो कोई काम धंधा नहीं मिला तो 2-3 महीने से निकल गए कि गरीबी वाले, बाकी तो ठीक था जीवन, मतलब रोटी कपड़ा मकान मूलभूत आवश्यकता है तो उनको मिल रही थी। इस सामान्यतः निर्धन वर्ग में भी व्यक्ति आते हैं जिनके पास कभी कभी कुछ धन भी आ जाता है, उदाहरण अनियत मजदूर, ठीक है। अब ये जो सामान्यतः निर्धन वर्ग में कौन आ जाएगा, ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनके पास कभी कभी कुछ धन भी आ जाता है, जैसे कभी कभार धन आ गया, ठीक है ना। तो जैसे कि जो अनियमित मजदूर होते हैं, कभी काम छूट गया, बाकी तो काम चल रहा, तो पैसे आ रहे हैं उनके पास। इन दोनों वर्गों को मिलाकर हम चिरकालिक निर्धन वर्ग का नाम देते हैं। अभी जो दोनों वर्ग हम लोगों ने पढ़े, कौन कौन से बच्चों, सदा निर्धन, हमेशा निर्धन, और जो सामान्यतः निर्धन, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, चिरकालिक निर्धन वर्ग। चिरकालिक, काल का मतलब क्या है, समय, काल का मतलब क्या है, समय, चीर मतलब लंबा, तो लंबे समय तक ये क्या है, गरीब है,
लंबे समय तक ये लोग क्या गरीब है, चीर, जैसे हम लोग नहीं कह रहे थे, जैसे राजस्थान में तो एक चिरंजीवी योजना भी चलती है, और चिरंजीवी का मतलब क्या है, जो लंबे समय तक जीते हों, ठीक है। तो उसी प्रकार चीर, तो चीरकालिक, ठीक है, तो चीरकालिक निर्धन, जो लंबे समय तक क्या गरीब ही चलते जा रहे हैं, उनकी पीढ़ियां जो है वो गरीबियों में ही निकल गई। एक ऐसा वर्ग भी है जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन वर्गों के बीच झूलता रहता है। अब एक ऐसा वर्ग है जो कभी गरीब, फिर थोड़ा सा ठीक, फिर गरीब, फिर थोड़ा सा ठीक। उदाहरण, छोटे किसान और मौसमी मजदूर तथा यदा कदा निर्धन, जो अधिकांश समय धनी रहते हैं परंतु कभी कभी उनका भाग्य साथ नहीं देता, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अल्पकालिक निर्धन कहते हैं। अब ये अल्पकालिक निर्धन कौन है, जो कभी कभार ऐसा समय आ जाता है कि वो गरीब हो जाए। जैसे कि मान लो कि जिसमें ये जो मकान बनाने वाले मजदूर होते हैं ना, इनका उदाहरण देता हूँ। इनको साल में हमेशा काम मिलता है, हमेशा मिलेगा इनको काम, क्योंकि लोग वहाँ मकान बनाते हैं, परंतु जो बारिश वाला मौसम आता है ना, वो इनके लिए खराब आता है, क्योंकि बारिश के मौसम में काम नहीं मिलता इन लोगों को, बहुत मुश्किल से काम मिलता है। हाँ, बाकी अब उनका ठीक चल रहा है जीवन, इतने भी बुरी स्थिति में नहीं, परंतु 2-3 महीने जो होते हैं ना, वो बहुत कष्टदायक उन लोगों के लिए हो जाते हैं। वो अल्पकालिक निर्धन है, मतलब कुछ समय के लिए, अल्प मतलब कम, और कम समय के लिए वो क्या है, निर्धन है। तो यहाँ पे चीरकालिक निर्धन और अल्पकालिक निर्धन आप लोगों को क्लियर, ठीक है। जो कभी कभार उनके पास धन नहीं रहता, बाकी जनरली इन केस ऑफ उनके पास क्या रहता है, धन हमेशा ही रहेगा, आगे तक उनके पास धन रहता है। बस कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है, कभी कभार उनके पास धन नहीं रहता, उदाहरण भी इसमें दे रखे। इसके अतिरिक्त वे लोग जो कभी निर्धन नहीं होते, उन्हें गैर निर्धन कहते हैं, ठीक है। तो अपन लोगों ने वापस उस निर्धनता रेखा वाले पे जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी, भाई ये मैंने बीच में लाइन खींच दी, इसके जो इधर इधर है वो कौन कहलाएंगे, निर्धन कहलाएंगे। हमने निर्धनता रेखा पर 2 ही बनाया है, निर्धन, और इधर जो है वो है गैर निर्धन। ये वाले निर्धन, वो वाले गैर निर्धन। निर्धन में भी हम लोगों ने 2 पढ़ लिए, एक चीरकालिक निर्धन और एक अल्पकालिक निर्धन, ओके। और गैर निर्धन तो हम, और बाकी अब इनके अलावा जो भी है वो क्या है, गैर निर्धन है, जिनके पास, जो कभी निर्धन नहीं होते, जो कभी क्या है, गरीब नहीं होते। और इसमें भी हमारे क्या है, जो आ जाएंगे कि मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, धनी, बहुलखपति, बहु करोड़पति, वो लोग इसमें आ जाते हैं, ओके। अब ये जो रेखा डिसाइड करेगी कि भाई इतना जो कमा रहे वो निर्धन, और इससे ज्यादा जो कमा रहे वो गैर निर्धन, ये कैसे डिसाइड होती है, ये पूरा व्यवस्थित रूप से, विस्तार से और विस्तृत में और गहराई में जाकर के मैं आपको पढ़ाऊंगा। पर गहराई में जाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और वेट करना पड़ेगा अगले लेक्चर का। तब तक थोड़ा सा किताब को रीड करो, थोड़ी सी भाषा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा जो सस्पेंस है उस सस्पेंस को मैं बनाए रखता हूं। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये भी बता देंगे कि कैसे ये पॉवर्टी लाइन जो है ये खींची जाती है, ठीक है। और उससे कैसे फिर जो है 2 वर्ग बन जाते हैं, गरीब और अमीर, उस पर चर्चा करेंगे विस्तार से और विस्तृत में। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।